दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मन की गांठ। रजत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। सरिता रसोई में जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में लगी थी। मीनाक्षी पूजा करके उठी। जैसे ही रसोई में आई, सरिता ने टिफ़िन और नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा, मम्मी जरा यह रजत को दे दीजिए। मीनाक्षी को आश्चर्य हुआ कि आज क्या हुआ सरिता को। रोज़ तो वह खुद ही रजत का नाश्ता लगाती थी और खुद ही टिफ़िन उसके बैग में रखती थी। वह बिना कुछ बोले बाहर आ गई। नाश्ता मेज पर रख रजत को आवाज़ दी और वापस रसोई में आ गई। चाय का पानी चढ़ा दिया। उन्होंने महसूस किया कि सरिता आज कुछ चुप चुप सी है। वैसे तो वह कुछ न कुछ बात करती रहती थी। उसकी यह चुप मीनाक्षी को चुभ रही थी। तभी रजत ने पुकारा, सरिता चाय कहाँ है? चाय बनाकर मीनाक्षी ने सरिता की ओर देखा, पर सरिता ने बिना देखे ही कहा, मम्मी प्लीज़ आप दे दीजिए ना, मैं बाकी का नाश्ता बना लूँ। सरिता बाहर आई। रोज़ की अपेक्षा रजत भी कुछ खामोश था। टिफ़िन बैग में रख उसने चाय पी और तेज़ी से बोला, सरिता मैं निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। जवाब में सरिता ने केवल ओके कहा तो मीनाक्षी जी कुछ बेचैन हो गई। ज़रूर दोनों के बीच कोई बात हुई है, वरना इस तरह तो दोनों कभी नहीं रहते। उस समय उन्होंने कुछ पूछना उचित नहीं समझा। सरिता उन तीनों का नाश्ता लगा रही थी। वह अपने पति सोमेश को बुलाने कमरे में चली गई। दोनों को दिवाली की खरीदारी करने बाजार जाना था, अतः नाश्ता करके तैयार हुई और सरिता के साथ बाजार निकल गई। इस समय सरिता सामान्य थी। उसने अपनी पसंद करके सोफ़ा कवर, कुशन कवर व चादरें खरीदीं। 1 बज गया था, अतः दोनों वापस घर की ओर चल दी कि बाकी का सामान 1-2 दिन में आकर खरीदेंगी। घर लौट सरिता ने जल्दी से खाना बनाया। खाना खाते खाते 2:30 बज गया। खाना खाकर मीनाक्षी कमरे में आकर लेट गई। आंख बंद करते ही ध्यान सरिता के सुबह वाले मौन की तरफ चला गया। सोचा अभी बुलाकर उससे बात करें, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि कहीं सरिता इसे बेवजह की दखल अंदाजी ना समझे। फिर ज़रूरी नहीं कि कोई बात हुई ही हो, जाने क्यों, पर आज सरिता के चेहरे पर अपना पुराना अक्स दिखाई दिया था। जब सोमेश से उनकी शादी हुई थी, सोमेश गंभीर स्वभाव के थे, पर उसका ध्यान बहुत रखते थे। मीनाक्षी जब अपने मायके जाती तो सोमेश की तारीफ करते न थकती। घर वाले भी ऐसा दामाद पाकर उसके भाग्य की सराहना करते। धीरे धीरे उसकी गृहस्थी जमने लगी थी, लेकिन शुरू हो गया था विचारों का टकराव। अनेक बातों में उनके विचार न मिलते। अक्सर दोनों में मतभेद या बहस हो जाती। ऐसी स्थिति में मीनाक्षी हमेशा सोमेश से बात करना बंद कर देती। जाने कितने दिन इस आस में गुजार देती कि सोमेश उसे मनाने आएंगे, उसकी नाराज़गी का कारण पूछेंगे और फिर आपसी बातचीत से अपना अपना पक्ष रखेंगे। एक दूसरे की शिकायत सुनकर अपनी अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वह दिन कभी ना आता। समय आगे बढ़ जाता और मीनाक्षी इस उलझन में फंसी रहती कि सोमेश बात करने की पहल करें तो वह मान जाएगी। सोमेश अपने शांत और गंभीर स्वभाव के कारण ऐसा कुछ ना करते। उन्हें मीनाक्षी के इस मौन से कोई फर्क न पड़ता। अब तक वह उसके इस अबोलेपन के स्वभाव को जान गए थे, अतः अपनी तरफ से सामान्य बातचीत जारी रखने का प्रयास करते। उस मुद्दे को वहीं छोड़ देते, ना कोई चर्चा करते, ना सुलझाने का प्रयास। मीनाक्षी बिना बोले अपना विरोध जताती रहती। समय बीत जाता। कुछ दिन बीतते, फिर अंततः मीनाक्षी को ही अपना मौन तोड़ना पड़ता, क्योंकि लोगों के सामने एक सुलझे पति के रूप में पहचाने जाने वाले सोमेश ऐसे मतभेद को अनसुलझा छोड़ देते और सामान्य स्थिति बनाने का प्रयास करते। उन्हें लगता कि इन मसलों पर बात करेंगे तो कहीं कोई अप्रिय स्थिति न बन जाए, पर यह अनसुलझे मसले, यह मतभेद कहीं न कहीं गांठ बनकर मीनाक्षी के मन में टीसते रहते। कई बार उसने सोमेश को समझाया, इशारा भी किया कि वह उन मसलों को सुलझा लें, उन मसलों पर चर्चा कर एक मत हो जाएं, पर सोमेश उसकी बात गंभीरता से न लेते। ऐसे ही दिन बीतते गए। उनका रिश्ता ऐसी ही अनेक अनसुलझी बातों में फंसा आगे बढ़ता रहा। एक दूसरे से अगाध प्रेम होने के बावजूद उनके बीच वैचारिक दूरी बढ़ती गई।
संवादहीनता ने उनके बीच स्थायी जगह ले ली। हर बार सोमेश की पहल का इंतजार करती मीनाक्षी कब गंभीर हो गई पता ही न चला। उसका चंचल मन इन गांठों में उलझ कर रह गया था। रजत के जन्म के बाद भी यह क्रम चलता रहा। कभी कभी मासूम रजत उससे इस तरह चुप रहने का कारण पूछता तो वह तबीयत खराब होने का बहाना बना देती। अपने अहम को त्याग कर वह झगड़े के मूल को दबा तो देती, पर यह बात उसे कचोटती कि आखिर हर बार झुकना उसके हिस्से में क्यों। सोमेश भी तो झुक सकते हैं। रिश्ते को बचाए रखने की जिम्मेदारी उसकी ही क्यों है, सोमेश की क्यों नहीं। यही प्रश्न उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। ऐसे ही मुद्दों पर बहस होने के कारण वह कुछ दिन खामोश रहती और फिर सामान्य जीवन में जीने लगती। आज वैसी ही उदासी सरिता के चेहरे पर थी। और रजत, क्या वह भी अपने पापा की तरह कभी नहीं झुकेगा? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं होने देंगी। उसे बात करनी होगी दोनों से। अभी तो रिश्ते की शुरुआत है। अगर अभी मुद्दों को सुलझाया नहीं तो सरिता के मन में भी गांठें बनने लगेंगी। अपने मन में निश्चित कर वह उठ गई। शाम हो गई थी। सरिता चाय बनाकर ले आई थी। वह चाय पी ही रहे थे कि रजत आ गया। सरिता चुपचाप उसकी चाय देकर कमरे में चली गई। रजत ने एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोमेश से बात करता रहा। वैसे रोज़ शाम दोनों टहलने जाते थे, पर आज नहीं गए। दोनों का यह असामान्य व्यवहार मीनाक्षी को विचलित कर रहा था। रह रहकर उसे अपने और सोमेश के बीच की घटनाएं याद आ रही थीं। अगला दिन भी ऐसा ही रहा। शाम को रजत लौटा तो घर में सन्नाटा देख पूछा, आप अकेली हैं? पापा और सरिता कहाँ गए हैं? बेटा, वह अपनी सहेली के साथ बाजार गई है, दिवाली की सजावट का सामान खरीदने, और पापा सब्जी लेने गए हैं। तुम हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। आज बहुत दिन बाद हम माँ बेटे अकेले बैठकर चाय पियेंगे। रजत को याद आया सरिता ने उससे कहा था दिवाली की शॉपिंग के लिए, पर 2 दिन से बातचीत बंद होने के कारण उसे ध्यान ही न रहा। मीनाक्षी चाय लेकर आई और हंसते हुए बोली, तेरी शादी क्या हुई? तेरे साथ अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता, ना अकेले में बात करने का। अच्छा हुआ जो वह घर पर नहीं, हम अकेले बैठ कुछ बात तो कर पाएंगे। क्या करूं? आपको ही मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी। कहिए तो कुछ दिन के लिए उसे मायके भेज दूं? रजत ने शरारत भरी हंसी के साथ कहा। मीनाक्षी मुस्कुरा कर बोली, भेज तो देगा, पर क्या रह पाएगा उसके बिना? अब वह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। उसके बिना यह घर अच्छा नहीं लगता। बता, रह पाएगा? मुस्कुराते हुए मीनाक्षी ने चाय टेबल पर रख दी। रजत कुछ झेप सा गया। उसकी आंखों में सरिता के प्रति प्रेम साफ झलक रहा था। मीनाक्षी के दोबारा पूछने पर रजत ने नहीं में सिर हिलाकर पूछा, कितनी देर में आएगी? कुछ बताकर गई है? मीनाक्षी थोड़ा नाराज़ होकर बोली, क्या पता, तू तो लेकर गया नहीं, अकेले ही वह सब सामान लिए घूमेगी। वैसे जब इतनी फिक्र करता है तो भला 2 दिन से क्या हुआ है तुम दोनों को? ना वह चहक रही है और ना तुम। इस सवाल पर रजत असहज हो गया। नज़रें चुराता हुआ बोला, क्यों पूछ रही हैं ऐसा? मीनाक्षी ने स्पष्ट पूछा, कुछ तो हुआ है तुम दोनों के बीच, उससे तो पूछ नहीं पाई। तू ही बता दे, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊँ। ओहो, कुछ नहीं माँ, वह बड़ी भावुक मिजाज की है, हर छोटी बात को दिल पर ले लेती है। 2 दिन पहले एक छोटी सी बात पर बहस हुई थी हमारी, बस उसी का असर है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तो 2-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। भला कितने दिन नाराज़ होकर चुप रहेगी? और वैसे भी वह 2 दिन से ज़्यादा बोले बिना कहाँ रह पाती है। कहकर रजत हंस पड़ा। इस बात पर मीनाक्षी गंभीर होकर बोली, यह ठीक बात नहीं बेटा, तुझे सरिता को इस तरह हल्के से लेकर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वह ज़्यादा देर चुप नहीं रहेगी, पर जिस बात पर बहस हुई उसे ख़त्म करने की पहल तुझे करनी चाहिए, वरना कोई भी बात उसके भीतर एक ग्रंथ की तरह बैठ जाएगी। इसलिए पहल करके आपसी बातचीत से उसे सुलझा लो। जीवन में यह स्थिति बार बार आएगी, तुम उसे इग्नोर करोगे, पर तुम्हारे द्वारा किया गया ये उपेक्षित व्यवहार उसे आहत करेगा। ऐसी कोई भी बात जो उसके मन में गांठ बनकर जड़ जमा ले, उसे जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंको। एक दूसरे का पक्ष सुनो,
रिश्ते में प्यार बनाए रखना हो तो थोड़ा झुक जाना। देखना, फिर यह समस्या धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तुम नहीं पूछोगे तो वह तुम्हारी पहल का इंतज़ार करती रहेगी। रजत ने पलट कर कहा, माँ, ऐसी बातों को तूल देने से क्या लाभ? उस मुद्दे पर फिर से बात करने पर वह बड़े विवाद का रूप भी तो ले सकती है। जरूरी नहीं, विवाद के भय से मुद्दे को छोड़ देना ठीक नहीं, मीनाक्षी ने कहा। वह रजत को समझाने में इतनी तल्लीन थी कि सोमेश कब पीछे आकर खड़े हो गए पता ही न चला। जब उसका ध्यान गया तो वह हड़बड़ा गई। उसे लगा सोमेश ने सब सुन लिया है, अतः उसने बात वहीं छोड़ दी। थोड़ी ही देर में सरिता भी लौट आई थी। मीनाक्षी ने दोनों के लिए चाय बनाई। सरिता लाया हुआ सामान मीनाक्षी को दिखाकर चुपचाप कमरे में चली गई। फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। खाना खाते समय चुप्पी सी पसरी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मीनाक्षी को लगा जैसे हर कोई आत्ममंथन में लगा हो। रजत तिरछी नज़रों से सरिता की ओर देख रहा था और सरिता शांत सी खाना खाकर उठ गई। रात में कमरे की ओर जाते समय मीनाक्षी का मन बहुत विचलित था कि पता नहीं रजत उसकी बात समझ पाया या वह भी अपने पिता की तरह इन बातों को अनसुलझा ही छोड़ देगा। उसने तय किया कि बेटे के साथ साथ वह बहू को भी समझाएगी कि इस तरह बातचीत बंद करने से रिश्तों में दूरियां पनपने लगती हैं। फिर एक उम्र पर आकर रिश्ते अपनापन खोने लगते हैं, जैसा उसके साथ हुआ था। वह सरिता के साथ नहीं होने देगी, ऐसा निश्चित कर वह लेट गई। हमेशा की तरह सारी बातों से बेखबर सोमेश करवट लेकर सो गए थे। वह देर रात तक अपने मन की उलझी गांठों को अकेले ही सुलझाने का प्रयास करती रही। आज भी सोमेश ने उसे कुछ नहीं पूछा था। सुबह उठकर चाय बनाने रसोई में गई तो सरिता कुछ गुनगुनाते हुए पतीले में चाय उबाल रही थी। पास ही रजत किचन की बर्थ पर बैठा बिस्किट खाते हुए उसे निहार रहा था। दोनों के चेहरे खिले हुए थे। वह पल भर में समझ गई कि दोनों के बीच की संवादहीनता समाप्त हो गई है। रजत ने उस गांठ को सुलझा लिया है। वह चुपचाप बाहर निकल आई और बैठक में सोमेश के पास बैठ चाय का इंतजार करने लगी। मन में सुकून और चेहरे पर निश्चिंतता के भाव थे कि रजत ने उनका कहना मान लिया। अब सरिता को समझाने की बारी थी कि वह रजत की पहल के इंतज़ार में आने वाले सुनहरे पलों को धूमिल ना करे। ऐसे मतभेद जीवन में कई बार आएंगे। अगर रजत पहल नहीं करता तो उसे ही पहल करके उन्हें सुलझाना होगा, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों पर तभी चलती है जब दोनों सामंजस्य रखें। किसी भी मुद्दे पर बातचीत करके अपनी अपनी गलती स्वीकारें और झुकना सीखें। उसने सोमेश की पहल का इंतज़ार तो किया, पर खुद कभी पहल करने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि आज उसके और सोमेश के बीच का रिश्ता सामान्य था, पर शब्दों की एक गहरी खाई बन चुकी थी जिसे वो दोनों कभी पार नहीं कर पाए। और वह नहीं चाहती थी कि रजत और सरिता उसी इतिहास को दोहराएं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दें और हमारे चैनल पर बने रहें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।